आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। देखिए, बांग्लादेश में भीड़ ने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे भारत में विरोध और आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में भी संत समाज ने इसको लेकर सख्त आवाज उठाई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। घटना पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में कुछ मुसलमान हिंदुओं को लगातार भड़काने और उन पर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। महंत रविंद्र पुरी ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में फंसे हिंदू परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इसकी तत्काल ही व्यवस्था की जाए और वहां हो रहे हमलों को रोकने के लिए सख्त कूटनीतिक कदम भी उठाए जाए। अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो संत समाज खुद बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे आएगा और संतों ने ये चेतावनी भी दे दी है कि अब हिंदू समाज लगातार चुप नहीं बैठेगा। सुरक्षित निकाला जाए। अब बहुत हो चुका है। अब जितने भी सनातनी, जितने हिंदू है, सभी के मन में अब ऐसा आक्रोश आ रहा है कि क्यों न, बहुत दुख का विषय है। हमारे जो दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है वो साजिश के तहत हुई है और इनका पूरा प्रयास है, ये हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, ये खाली दीपू चंद्र की बात नहीं, इससे पहले भी कई हत्याएं बांग्लादेश में हुई है और हमने माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और सरकार को हमने लिखा हुआ कि तुरंत इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने हमारे हिंदू हैं इनको सुरक्षित निकाला जाए। अब बहुत हो चुका है। अब जितने भी सनातनी, जितने हिंदू हैं, सभी के मन में अब ऐसा आक्रोश आ रहा है कि क्यों न बांग्लादेश जाए, वहां से अपने हिंदुओं को लेके आ जाएं। तो अब अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी सरकार के फैसले पर योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय पास किए गए मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों से वेतन से जुड़े विवादित विधेयक को वापस ले लिया है। हरिद्वार के संत समाज ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इस फैसले का समर्थन भी किया है। इसे प्रशासनिक संतुलन के लिए जरूरी भी बताया। महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने कहा कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को इतनी असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती कि प्रशासन गंभीर मामलों में कार्रवाई ही ना कर सके। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस फैसले से जहां हरिद्वार के संत समाज में से लेकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया, तो वहीं अब यह देखना होगा कि सूबे की सियासत इस कदम को किस तरीके से देखती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही दूरगामी निर्णय है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया मैं उसका अभिनंदन करता हूं। हम सब लोग देखते हैं कि जो मदरसे हैं उनमें असीमित पावर उनको दी हुई थी और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए इस निर्णय का मैं अभिनंदन करता हूं। तो वहीं हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तराखंड ने युवतियों को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने और युवाओं को नशे की लत से दूर रखने की एक अनूठी पहल शुरू की है। HSFI की देखरेख में सिडकुल स्थित गोल्डन ट्री बैंक्वेट हॉल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें डुअल डिसिप्लिन फाइट और सेल्फ डिफेंस शामिल रहा। देश के अलग अलग राज्यों से करीब 350 से ज्यादा युवा युवतियों ने इस मेगा इवेंट में हिस्सा लिया, जो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहा है। इस चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट में उत्कृष्टता, अनुशासन, खेल भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए ये समर्पित रहा। एसोसिएशन का लक्ष्य युवाओं में खेल का जज्बा जगाना है और नशे से उन्हें मुक्ति दिलाना भी है। यहाँ आपको बता देते हैं कि ये आयोजन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला है। बच्चों का रुझान खेल की तरफ ज़्यादा हो, पढ़ाई के साथ साथ, इससे क्या होगा कि उनमें ये जो नशे की प्रवृत्ति है और आवारागर्दी की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाए और हमारे देश को और स्टेट को की तरक्की हो, हम यही चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। इसीलिए यहाँ गोल्डन ट्री बैंक्वेट हॉल में हमारी तरफ से प्रोग्राम किया गया है। देखिए, हमारे जो स्टेट फेडरेशन ने आज ये आयोजन किया 3 दिन का, इसमें स्टेट के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, उन्हें खेल की तरफ मोड़ना, इनवाइट करना था। खेल एक ऐसी विधा है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रांग बनते हैं। तो हमारा प्लान हमेशा से यह रहा है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल और इनबिल्ट गेम्स में रह गए हैं वो फिजिकली बाहर आकर स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। ये खेल जो है
हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन है हमारा, रशिया गवर्नमेंट की तरफ से एक गेम का विकास किया गया है और उसको हम हिंदुस्तान में हमारी नेशनल फेडरेशन चला रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में एसआईआर सर्वे और वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जहां अनुसूचित जाति के संगठनों और आम नागरिकों में इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है और इसे जनता के अधिकारों से जुड़ा मामला बता रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एसआईआर को पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बताते हुए कहा है कि कांग्रेस हर बूथ पर अपने बीएलओ नियुक्त करेगी, 2 बीएलओ नियुक्त करेगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि पार्टी किसी भी कीमत पर न तो जायज वोट काटने देगी और न ही नाजायज वोट बनने देगी। धस्माना के बयान से संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस एसआईआर मुद्दे पर बूथ स्तर तक सक्रिय होकर सरकार की रणनीति को चुनौती देने की तैयारी में है। देखिए, एसआईआर को तो हम तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं। ये हम एक ऐसा अवसर मान रहे हैं कि सरकार करना तो कुछ चाह रही है, लेकिन हम सरकार को वो करने नहीं देंगे जो सरकार करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी को तो इससे लाभ होने वाला है, इसलिए लाभ होने वाला है कि हम अपने प्रत्येक बूथ में अपना BLA2 नियुक्त करेंगे, हम प्रत्येक बूथ में अपनी फौज खड़ा करेंगे और किसी भी प्रकार से कोई जायज़ वोट कटने नहीं देंगे, नाजायज़ वोट जुड़ने नहीं देंगे। ये खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां शिमला बहादुर नई बस्ती में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों और तलवारों के साथ साथ खुलेआम तमंचा तानने का आरोप भी सामने आया। जो वहां के चश्मदीद थे वो बताते हैं कि झगड़े के दौरान एक युवक ने भीड़ के बीच तमंचा निकालकर लोगों को डराने की कोशिश की, जिसके बाद से लोगों के बीच में दहशत फैल गई। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे गौरक्षक दल के एक सदस्य के साथ जमकर मारपीट की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और 4 लोगों को हिरासत में लेकर पीड़ितों का मेडिकल जांच करवाया है। वहीं घटना से नाराज गौरक्षक दल के सदस्य कोतवाली ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाल का घेराव किया। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही ये भी कह रही है कि जांच लगातार जारी है कि आखिर ये तमंचा किसका था और किस वजह से ऐसे लहराया गया। अपना वार्ड नंबर 1 में जो बस्ती है, नई बस्ती, जो आपका चौहान मार्ग से थोड़ा सा आ गया है, तो अभी 2 पक्षों में आमने सामने जो 2 पक्ष हैं, दोनों पड़ोसी हैं, तो एक लाइट के विवाद को लेके विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें एक पक्ष द्वारा बाहर से लड़के बुला के मारपीट करवाई गई। तो जब मारपीट इतनी बड़ी तो गांव के जो अपनी बस्ती के जितने भी थे, सभी मोहल्ले से सभी जने इकट्ठे हो गए। थोड़ी घबराहट भी हुई सबको, तो क्योंकि इसमें काफ़ी काफ़ी सामान भी ऐसा था जो नहीं लाना चाहिए था, वो बाहर से सारा सामान भी आया। तो सूचना मुझे भी मिली, तो मेरे द्वारा जो यहाँ के SI हैं थाना टानिस कैंप के अकरम जी, फिर उनके द्वारा 2 सिपाही भेजे गए, तो उनमें से 4-5 लड़कों को पुलिस पकड़ के लेके आई है। बाकी हमारी SHO मोहन पांडे से बात हुई है, इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड SDRF इकाई ने एक बार फिर अपनी मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में संचालित साहसिक बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने SDRF उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया है। ये सम्मान विशेष रूप से उन त्वरित, जोखिमपूर्ण और सफल रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया है जिसमें उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। SDRF ने सीमित संसाधनों, प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अदम्य साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। अमेरिकी दूतावास से मिला यह सम्मान SDRF के जाबाज कर्मियों की निष्ठा, समर्पण और सेवा की भावना का प्रतीक है। ये न केवल उपलब्धि है बल्कि मनोबल को भी ये एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में SDRF की विश्वसनीयता को भी वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करती है। SDRF द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे SDRF बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। SDRF माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है।
यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गई सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। तो वहीं नए साल से रुद्रपुर में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। जनवरी 2026 से शहर में हर मंगलवार नॉनवेज की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगम की बैठक में महापौर ने मांस विक्रेताओं को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई इलाकों में खुलेआम मांस काटा जा रहा है, दुकानों के आसपास गंदगी फैल रही है और स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। स्वच्छता नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। इन तमाम चीजों की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने यह बड़ा फैसला लिया है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने सभागार में मांस विक्रेताओं की एक बैठक बुलाई, जहां पर महापौर विकास शर्मा ने साफ कह दिया है कि अब नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस कोई दुकान नहीं चलेगी। मंदिर या पवित्र स्थलों के आसपास मांस की मछली की दुकानें अब नहीं खुलेंगी और दुकानों पर पशु वध पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ढका हुआ मांस और स्वच्छ उपकरण अनिवार्य होंगे। इसी के साथ साथ नगर निगम के इस फैसले से मांस विक्रेताओं में हलचल फैल गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सभी को करना होगा। देखिए, जल्दी हम एक एसओपी मांस मछलियों के लिए भी जारी करने वाले हैं जो नॉनवेज बेचते हैं। नॉनवेज बेचने से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके जो मानक है वो इन्हें पूर्ण करने पड़ेंगे। हमने ये तय किया है कि जो इनका सलास्टर हाउस है किच्छा में, जो भी नॉनवेज बेचेगा सलास्टर हाउस से वो कटवा के बकायदा स्टैंप लगा के लाएगा और उसको डीप फ्रीजर में रखेगा। आप उसे टांग नहीं सकते हैं, आपको ब्लैक शीशे लगाने होंगे और उसके साथ जो उसे काटने का प्रोसेस है, यानी स्टील के चाकू आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो ये खबर रुड़की से, जहां मंगलौर में शिक्षा के मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां कन्या पाठशाला में मां सरस्वती की मूर्ति का 15वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत कर मां शारदे का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। विद्यालय पहुंचने पर अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि बेटियां समाज का गौरव हैं और मां सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंचता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विद्यालय से इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घर घर जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और ये बालिकाओं को शिक्षित करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण का आधार है, ये मां सरस्वती का प्रांगण है। ये ऐसे स्थान पर आकर के तो मैं खुद को अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ, सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मैं आज यहाँ मंगलोर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफ़ी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। सराहना की गई जो ये हमारा 15वां मूर्ति स्थापना दिवस था। इस वर्ष हमने इसमें बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया है। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने और उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, तो हम उनके यादगार में बच्चों को उस इतिहास को दोहराने की कोशिश की है। आज हमारे विद्यालय में 15वां मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही आज बलिदान दिवस मनाया गया और हमारे यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ इन्हें निःशुल्क ताइक्वांडो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन सभी सुविधाएं
दी जा रही है। इस वर्ष हमारी जो छात्राएं हैं कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी। तो वहीं रामनगर में पीएनजी राजकीय महाविद्यालय में आगामी 4 जनवरी रविवार को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। इस निरीक्षण की अगुवाई खुद जिला जज ने की है, जहां कॉलेज परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह शिविर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को कानून से जुड़ी जानकारी और सरकार की निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, वन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जुडिशरी के द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है 4 जनवरी को। उसका वेन्यू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामनगर है और ये बहुत बड़ा शिविर है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड को आना है और इस वजह से आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे। उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया है। आज उनके साथ और भी कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के सभी विभागों से लोग जो भी संबंधित थे सब आज यहाँ आए हैं। उनकी एक मीटिंग हुई है आज और सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है। वहीं हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जहां लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों और कोहरे के दौरान बढ़ते जोखिम को देखते हुए विभाग ने सिडकुल क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी के यूनिट्स के बाहर सड़कों के किनारे खड़े सैकड़ों वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग का कहना है कि कोहरे और कम विजिबिलिटी के दौरान सड़क किनारे खड़े ये गाड़ियां गंभीर दुर्घटना की वजह बनती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के निर्देश पर मौके पर खड़ी गाड़ियों के चालान काटे गए। परिवहन विभाग ने सिडकुल की उन कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं जिनके बाहर सार्वजनिक सड़क को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे इस तरीके के अगर हालात देखने को मिलते हैं तो ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, सड़क पे अनधिकृत तौर पे खड़े वाहनों पे नो पार्किंग का या डिसोबीडियंस का चालान किया जाता है, प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। तो हमारी जितनी भी प्रवर्तन की टीमें हैं वो ARTO एनफोर्समेंट के निर्देशानुसार लगातार ये कार्रवाई करती रहती हैं और इस तरह की कार्रवाई अभी कोहरे को देखते हुए और भी ज़्यादा तेज गति से की जा रही है ताकि सड़क पे ऐसे खड़े वाहन किसी दुर्घटना का कारण न बने। वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टिहरी जिले के बलगंगा तहसील क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई की हत्या का प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि तीनों ने उसके हाथों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस वजह से जख्म में संक्रमण भी फैल गया है और डॉक्टरों को पीड़ित के दोनों हाथ काटने पड़े। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित का आरोप है कि परिवार ने ही एक विवाद के बाद ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद से पीड़ित की भाभी और मां ने मिलकर मुंबई में बड़े बेटे को बुलाया और उसके बाद से पीड़ित का आरोप है कि बड़े भाई के गांव पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर उस पर चाकू और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद बड़े भाई ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टरों ने स्थिति को नाजुक बताते हुए आनन फानन में उसके दोनों हाथ काट दिए। अगले दिन इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित किसी तरीके से गाँव पहुंचा और पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर उसके भाई भाभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। मैं मुंबई में काम करता था। मुंबई से आया हूँ, ये दूसरा वाला भाई है मेरा, उसने मेरे को धमकी दिया है कि मम्मी को समझा करके मेरे को घर पे बुलाया है। मैं घर पे आया हूँ, ऐसा वैसा करो। अब उसको मत समझाओ, उसकी अपनी मम्मी को मत बोलो कुछ, क्योंकि पहले उन्होंने मेरे को घर पे बुला दिया, उनके साथ लफड़ा कर दिया। अब उनके साथ सही हो गया, मेरे को मार रहे हैं उल्टा। हाथों को किसने किया? आपके हाथ को क्या हुआ? मम्मी ने और भाई ने भाभी ने चाकू मारा है, चाकू से काटा दोनों हाथ। यह सब बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। कम से कम मैं तो कहता हूँ ये मानवता पे एक कलंक है
और लस्याल गांव जैसे संवेदनशील गांव में इस प्रकार की घटना हो रही है। और मैं समझता हूँ बासरपेट का सबसे बड़ा गांव है और वहाँ पर क्या इंसान नहीं बसता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, वहाँ पर कोई प्रधान नहीं है। 4 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। मुझे जब यह सूचना पता चली मैं थाने में आया, अभी यहाँ पता चला कि उन्होंने उसको आगे भेज दिया है, थाने में रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया। और थाने के भी को कहूँ मैं कि बहुत ही लापरवाही है कि आपने एक व्यक्ति को बिना सहारे के वो आपको वापस भेजा है। तो वहीं रुड़की के ग्रामीण इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसमें आम आदमी की जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित रही। रेल यातायात पर भी कोहरे का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि लखनऊ चंडीगढ़ ट्रेन करीब 3 घंटे की देरी से रुड़की और लक्सर स्टेशन पहुंची। स्टेशनों पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रेन के देरी से आने की वजह से यात्रियों की परेशानी जो है वो काफी बढ़ गई है। वहीं नेशनल हाईवे और देहात की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार इस वक्त थमी हुई है। फॉग लाइट और इंडिकेटर के सहारे वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे और कड़ाके की ठंड से स्कूली बच्चे और आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर में फिल्मी अंदाज में हुए गोलीकांड के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां घटना को अंजाम देने के बाद से बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हुसैनपुर के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक मोटरसाइकिल को बरामद किया, जिसकी गोलीकांड से जुड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि घटना के बाद से फरार बदमाश इसी बाइक को छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। आपको बता दें कि पुलिस ने जंगल में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं हरिद्वार में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके 24 घंटे में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चोरों ने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही थी और मामले में अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी का पूरा माल बरामद किया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद की है और इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना श्यामपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं चंपावत में टैंक में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जहां ग्रामीणों ने जब शव को तालाब के ऊपर आते देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना बाराकोट ब्लॉक के बंगा फरतोला ग्राम का बताया जा रहा है। और नीचे मेरा मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है। मैं सुबह शाम सारे डालने आता हूं और उससे नीचे हाईवे से लगे 150-200 मीटर ऊपर मेरा सरोवर तालाब भी है मच्छियों का, और उस तालाब से नीचे गधेरा है। गधेरे में एक पानी हानि धोने के लिए इकट्ठा एक तालाब जैसा बना रखा है। उसमें एक अनजान व्यक्ति सुबह दिन में मरा हुआ मिला और इसमें इसकी तत्काल सूचना मैंने क्या कहते हैं चौकी प्रभारी हर्ष प्रसाद से दी और तहसीलदार महोदय को दी और तुरंत मौके में मुआयना कर रहे हूँ और आए भी हैं यहाँ। और उत्तराखंड से आई इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।